संघीय सरकार के साथ इकाइयों का संबंध। संघ की सामान्य विशेषता यह है कि प्रत्येक अलग इकाई के पास लगभग समान राजनीतिक अधिकार होने चाहिए। विभिन्न इकाइयों के बीच समानता आवश्यक है। दर्जे के मामले में उन्हें असमान बनाने का मतलब है इकाइयों को प्रभाव भागीदार बनाए जाने की शक्ति देना। जैसा कि डायसी ने कहा है कि किसी संघ में प्रभावी भागीदारी के होने से दो तरह के खतरे सामने आते हैं। पहला, प्रभावी भागीदार संघीय समानता के विपरीत प्राधिकार का उपयोग कर सकता है। दूसरे, यह संघ के अंदर प्रभावी इकाइयों तथा अधीनस्थ इकाइयों के या इसके विपरीत समूह बना सकता है। इस तरह की गलत कार्य परंपरा को रोकने के लिए सभी संघ की समानता के सिद्धांत पर सहमत हो जाते हैं। भारतीय संघ में इस सिद्धांत को किस सीमा तक प्राप्त किया जाता है? कानून बनाने के संबंध में, जैसा कि आप जानते हैं कि कानून बनाने के उद्देश्य से इस क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है और 3 सूचियां तैयार की गई हैं, जिन्हें संघीय सूची, समवर्ती सूची तथा प्रांतीय सूची कहा जाता है। संघीय सूची में 59 मदें शामिल हैं, जिनके संबंध में संघ कानून बना सकता है। समवर्ती सूची में 36 मदें शामिल हैं। पहली बात यह है कि ये दोनों ही सूचियां प्रांतों पर लागू होती हैं। वे अपनी मर्जी से इन दोनों सूचियों में से विषयों को नहीं चुन सकते हैं जिनके संबंध में वे संघ के प्राधिकार के अधीन होंगे। प्रांतों को इन दोनों सूचियों में से बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं है। संघ में शामिल होने वाले राज्य की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। संघ में शामिल होने वाला राज्य स्वयं को समवर्ती सूची से बिल्कुल बाहर रख सकता है। धारा 6(2) के अनुसार किसी भी देशी राज्य के शासक को समवर्ती सूची में सम्मिलित मामलों के संबंध में संघ में शामिल होने के लिए सहमत होने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनके ऊपर ऐसा करने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। इस तरह का करार उनके संघ में प्रवेश के लिए कोई पूर्व शर्त नहीं है। संघीय सूची के संबंध में कोई संदेह नहीं है कि राज्य के शासक को संघ की सूची के संबंध में स्वयं को संघ के कानून बनाने के प्राधिकार के अधीन मानना होगा, लेकिन संघ के अधीन होना केवल उन्हीं मामलों तक सीमित होगा जिनका कि उल्लेख उसने अपने विलय पत्र में किया हो। जैसा कि मैंने कहा है, संघीय सूची में 59 मदें होती हैं। कोई भी शासक इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि संघ में सम्मिलित होने से पूर्व वह संघीय सूची में सम्मिलित सभी विषयों को स्वीकार करे। वह केवल कुछ को स्वीकार कर सकता है या सभी को स्वीकार कर सकता है। इसी प्रकार एक शासक एक मद को स्वीकार कर सकता है तथा दूसरा शासक दूसरी मद को स्वीकार कर सकता है। संविधान में ऐसा कोई नियम निर्धारित नहीं है कि संघ में शामिल होने से पहले प्रत्येक शासक को कुछ मदें स्वीकार करनी चाहिए। अतः संघ जहां एक और ब्रिटिश भारत तथा प्रांतों को संघ के कानून बनाने के प्राधिकार के मामले में समान रूप से तथा पूरी तरह से प्रभावित करता है, वही यह विभिन्न राज्यों को भिन्न भिन्न तरीके से प्रभावित करता है। कोई एक शासक केवल एक विषय के मामले में संघ में शामिल हो सकता है, लेकिन फिर भी वह संघ का उतना ही वास्तविक सदस्य होगा जितना कि वह शासक जो संघीय सूची की सभी 59 मदों को स्वीकार करता है। प्रांतीय सूची वह सूची है जिसके बारे में प्रांतों को ही कानून बनाने का पूरा अधिकार होगा। इस अधिनियम में संघीकृत राज्यों के लिए कोई समान राज्य सूची नहीं दी गई है।
यह दी भी नहीं जा सकती, लेकिन यह कहा जा सकता है कि इसमें वे सभी विषय सम्मिलित होते हैं जो राज्य द्वारा संघ को नहीं सौंपे जाते। अब प्रांतीय विधानमंडल के अनन्य प्राधिकार के संबंध में आपातकाल की स्थिति में भी संघीय विधानमंडल किसी प्रांत के लिए कानून बना सकता है या प्रांतीय सूची में उल्लिखित मामलों से संबंधित किसी भी भाग के संबंध में कानून बना सकता है। यदि गवर्नर जनरल ने अपने विवेक से धारा 102 के अंतर्गत यह घोषणा कर दी है कि गंभीर आपातकाल की स्थिति पैदा हो गई है और भारत की सुरक्षा खतरे में है, भले ही ऐसा युद्ध के कारण हो या आंतरिक गड़बड़ी के कारण, देशी राज्यों के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारत के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली गंभीर आपातकालीन स्थिति किसी राज्य के अंदर पैदा हो सकती है, जैसी कि वह किसी प्रांत के सीमा क्षेत्र के भीतर पैदा हो सकती है। अतः यह स्पष्ट है कि आपातकाल की स्थिति में जहां संघीय विधानमंडल किसी प्रांत के लिए कानून बना सकता है और हस्तक्षेप कर सकता है, वही सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत संघीकृत राज्यों के मामले में ना तो हस्तक्षेप कर सकता है और ना ही उनके लिए कानून बना सकता है। संघ की कार्यपालिका के संबंध में कार्यपालिका के संबंध में राज्य तथा प्रांत समान अधिकार नहीं रखते। धारा 8 संघ के कार्यकारी प्राधिकार के क्षेत्र को परिभाषित करती है, जो धारा 7 के अनुसार महामहिम की ओर से गवर्नर जनरल द्वारा उपयोग में लाई जा सकती है। उपखंडका की उपधारा 1 के अनुसार संघीय कार्यपालिका का प्राधिकार उन मामलों तक लागू होता है जिनके बारे में संघीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन यह खंड राज्यों के मामलों में ठीक उसी तरह लागू नहीं होता जिस तरह प्रांतों के मामलों में होता है। प्रांतों के मामलों में इसे उन सभी मामलों के बारे में प्राधिकार प्राप्त होता है जो संघीय विधायी सूची में सम्मिलित हैं। कुछ सीमाओं के तहत समवर्ती सूची के विषयों के मामले में भी इसके पास पूरा प्राधिकार होता है, लेकिन राज्यों के संबंध में बिल्कुल पृथक मामला है। राज्यों के संबंध में समवर्ती सूची में दिए गए विषयों के बारे में संघ के पास कोई कार्यकारी प्राधिकार नहीं होता। साथ ही संघीय विधायी सूची में सम्मिलित मामलों के बारे में संघ पूरे प्राधिकार का हकदार नहीं है। धारा 8 का उपखंड 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार इस धारा में किसी बात के होते हुए भी किसी संघीकृत राज्य के शासक का कार्यकारी प्राधिकार उस राज्य में उन मामलों के योग होगा जिनके संबंध में उस राज्य के लिए संघीय विधानमंडल को कानून बनाने का प्राधिकार प्राप्त है। केवल ऐसे मामलों के अलावा जहां संघ का कार्यकारी प्राधिकारी संघीय कानून के अनुसार शासक के कार्यकारी प्राधिकार को छोड़कर उस राज्य में लागू होता है। सीधे शब्दों में इस उपधारा का क्या मतलब है? वह यह है कि किसी प्रांत के संबंध में संघ का कार्यकारी प्राधिकार उन सभी मामलों पर लागू होता है जिन पर संघ को विधायी प्राधिकार प्राप्त होता है। राज्य के मामले में स्थिति बिल्कुल भिन्न है। मात्र यह तथ्य है कि संघीय विधानमंडल को किसी राज्य के मामले में कानून बनाने का प्राधिकार प्राप्त होता है। संघ को उस विषय के संबंध में उस राज्य के ऊपर कोई भी कार्यकारी प्राधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। ऐसा कार्यकारी प्राधिकार संघ द्वारा पारित कानून के परिणाम स्वरूप ही दिया जा सकता है। क्या इस तरह का कानून पास किया जा सकता है? यह राज्यों के संघीय विधानमंडल में विशाल प्रतिनिधित्व को
देखते हुए समस्या मूलक है। परिणाम चाहे कुछ भी हो, सिद्धांत रूप में संघ का कार्यकारी प्राधिकार संघीकृत राज्य पर लागू नहीं होता। स्थिति यह है कि प्रांतों के मामलों में जहां संघ कानून बना सकता है और उनका पालन करा सकता है, वही संघीकृत राज्यों के मामलों में संघ कानून तो बना सकता है लेकिन उनका पालन नहीं करा सकता। उनके पालन का अधिकार राज्य के पास होता है। प्रशासन के संबंध में, जब आप प्रशासन के दृष्टिकोण से संविधान की जांच करेंगे तो पाएंगे कि इस अधिनियम की कुछ धाराएं संघीय सरकार, प्रांतीय सरकारों तथा राज्य सरकारों के मार्गदर्शन हेतु कुछ नियमों का निर्धारण करती हैं। इन धाराओं का उद्देश्य उन्हें यह बताना होता है कि वे अपने से संबंधित कार्यकारी प्राधिकार का उपयोग कैसे करें। ये धाराएं हैं 122, 126 तथा 128। धारा 122 संघीय सरकार से संबंधित है। इसके अनुसार 1. प्रत्येक प्रांत तथा संघीकृत राज्य के कार्यकारी प्राधिकार को इस तरह से उपयोग में लाया जाएगा जिसके अनुसार संघीय विधानमंडल के उन कानूनों को सुरक्षा प्रदान की जा सके जो उस प्रांत या राज्य में लागू होते हैं। 2. किसी भी प्रांत से संबंधित संघीय विधानमंडल के कानूनों के लिए इस धारा की उपधारा 1 में दिए गए संदर्भ में किसी भी वर्तमान भारतीय कानून का संदर्भ सम्मिलित है जो उस प्रांत में लागू होता है। 3. इस अधिनियम के किसी भी भाग के किसी भी अन्य उपबंधों के प्रति बिना किसी पूर्वग्रह के किसी भी प्रांत या संघीकृत राज्य में संघ के कार्यकारी प्राधिकार के उपयोग में उस प्रांत या राज्य के हित शामिल होंगे। धारा 126 प्रांतीय सरकारों के प्रति समर्पित है। इसमें व्यवस्था है 126(1) प्रत्येक प्रांत के कार्यकारी प्राधिकार का इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कि संघ के कार्यकारी प्राधिकार के उपयोग में कोई बाधा उत्पन्न न हो या पूर्वग्रह न हो और संघ का कार्यकारी प्राधिकार प्रांत को ऐसे निर्देश दे सके जो संघीय सरकार को इस उद्देश्य हेतु आवश्यक प्रतीत हो। धारा 128 राज्यों से संबंधित है। यह इस प्रकार है। 1. प्रत्येक संघीकृत राज्य का कार्यकारी प्राधिकार इस प्रकार प्रयुक्त होगा जो संघ के कार्यकारी प्राधिकार के प्रयोग में बाधक या प्रतिकूल न हो। जहां तक कि संघीय विधानमंडल के विधि महत्व के कारण यह राज्य में प्रयोक्तव्य है जो वहां लागू होता है। 2. यदि गवर्नर जनरल की ऐसा आभास होता है कि किसी संघीकृत राज्य का शासक पूर्ववर्ती उपधारा के अंतर्गत अपने कर्तव्य पालन में असफल रहा है तो गवर्नर जनरल स्वविवेक से कार्य करते हुए शासक द्वारा उसको प्रदत्त किसी भी अभ्यावेदन पर विचार करने के उपरांत शासक को कोई भी निर्देश दे सकता है जिन्हें वह उचित समझता है। यदि इस धारा के अंतर्गत कोई प्रश्न उठता है कि क्या संघ का कार्यकारी प्राधिकार राज्य में प्रयोक्तव्य है, जिस संबंध में यह प्रयोक्तव्य है, यह प्रश्न संघ तथा अथवा अशासक के अनुरोध पर उस अधिनियम के अंतर्गत संघीय न्यायालय को उस न्यायालय द्वारा विवाद के निपटान हेतु भेजा जाएगा जिसके मूल क्षेत्राधिकार में यह आता है। अगर इन अभिकरणों द्वारा कार्यकारी प्राधिकार के प्रयोग में किसी संघर्ष की संभावना होती तो ये सब धाराएं बहुत उपयोगी सिद्ध होती, लेकिन ये सब बिल्कुल अनावश्यक होगी क्योंकि वास्तव में कार्यकारी प्राधिकार का कोई विरोध नहीं होगा। यह तभी होगा जब प्रशासकीय कार्य कार्यकारी प्राधिकार का अनुगमन करता है। जब प्रशासन कार्यकारी प्राधिकार से पृथक कर दिया जाता है
तो किसी संघर्ष की संभावना नहीं रहती और इन धाराओं में समाहित प्रबोधन बिल्कुल अनावश्यक है। अब यह संभव है कि संघीय संविधान में संघीय सरकार को शासन की शक्तियों से बिल्कुल वंचित कर दिया जाए और यह एक प्राधिकार विहीन ढांचा मात्र रह जाए। संविधान में यह व्यवस्था है कि संघीय विधानमंडल का गवर्नर जनरल इसके द्वारा पारित किसी कानून के क्रियान्वयन को संघीय कार्यपालिका के स्थान पर इकाइयों के यानी प्रांतीय सरकारों और देशी राज्यों के सुपुर्द कर सकता है। धारा 124 के शर्तों के अनुसार यह स्पष्ट है। 1. इस अधिनियम के बावजूद गवर्नर जनरल एक प्रांतीय सरकार या संघीकृत राज्य के शासक की सहमति से या तो सशर्त सरकार अथवा शासक अथवा उनके संबंधित अधिकारियों को किसी भी मामले से संबंधित ऐसे कार्य सौंप सकता है जिन पर संघ का कार्यकारी प्राधिकार कायम है। 2. संघीय विधानमंडल का एक अधिनियम यद्यपि इसका संबंध उस विषय से है जिस पर प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, एक प्रांत अथवा अधिकारियों और उनके प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदान कर सकता है और कर्तव्य सौंप सकता है। 3. संघीय विधानमंडल का एक अधिनियम जो संघीकृत राज्य पर लागू होता है, राज्य अथवा अधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदान कर सकता है और उनको कर्तव्य सौंप सकता है जिन्हें इस उद्देश्य हेतु शासक ने नामित किया है। 4. जहां इस धारा के अंतर्गत किसी प्रांत या संघीकृत राज्य या उनके अधिकारियों या प्राधिकारियों को शक्तियां और कर्तव्य सौंपे गए हैं, वहां उस प्रांत या राज्य को संघ द्वारा उतनी राशि का भुगतान किया जाएगा जिस पर करार हुआ है और उस करार की अवहेलना करने पर उन शक्तियों तथा कर्तव्यों के अनुपालन के संबंध में उस प्रांत या राज्य द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रशासनिक खर्च के संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त मध्यस्थ और निर्धारित राशि अदा की जाएगी। यह भी संभव है कि राज्य और प्रांत मिलकर संघ को उसकी सभी प्रशासनिक शक्तियों से वंचित कर दें और उसे केवल कानून बनाने वाली संस्था बना दें। तथापि धारा 125 से एक और डावाडोल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, वह इस प्रकार है। 1. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी यदि राज्य के विलय पत्र में करार संबंधी उपबंध दिए गए हैं तो गवर्नर जनरल और संघीकृत राज्य के शासक के बीच राज्य पर लागू होने वाले संघीय विधानमंडल के किसी कानून का उसके राज्य में अनुपालन किए जाने हेतु उस शासक या उसके अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले प्रयोग के संबंध में सहमति हो सकती है। 2. इस धारा के अंतर्गत हुई सहमति के अनुसार गवर्नर जनरल निरीक्षण या अन्य किसी तरीके द्वारा स्वयं विवेक से अपने को संतुष्ट कर सकेगा कि क्या उनका प्रशासन जिसके संबंध में यह करार किया गया है संघीय सरकार की नीति के अनुसार चल रहा है, और यदि गवर्नर जनरल संतुष्ट नहीं होता है तो वह अपने विवेकानुसार उस शासक को ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जिन्हें वह ठीक समझता है। 3. सभी न्यायालय इस धारा के अंतर्गत किए गए किसी भी करार का न्यायिक पालन करेंगे। इस धारा का अर्थ यह है कि एक राज्य अपने विलय पत्र के अनुसार राज्य में संघीय कानूनों का संघ की बजाय राज्य अभिकरण द्वारा क्रियान्वित करने की शर्त लगा सकता है, और अगर वह ऐसी शर्त लगाता है तब राज्य के मामलों में संघ की कोई प्रशासकीय शक्ति नहीं रह जाएगी। कानून का लाभ उसके प्रशासन पर निर्भर करता है। जहां प्रशासन अक्षम अथवा भ्रष्ट होता है वहां कानून का कोई लाभ नहीं है।
संघीय सरकार की प्रशासकीय शक्तियों को छीनना संघीय सरकार को पंगु बनाने के बराबर है। ऐसा कोई संघ नहीं है जहां संघ की कुछ इकाइयों को यह कहने की छूट हो कि उनके क्षेत्र में संघीय सरकार को प्रशासकीय शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। भारतीय संघ एक अपवाद है। न सिर्फ प्रांत और देशी राज्यों में इस मामले में एक अंतर है, वरन वे संघीय सरकार द्वारा कार्यकारी प्राधिकार के प्रयोग के पर्यवेक्षण और निर्देश के अपने उत्तरदायित्व के मामले में भी भिन्न है। अगर आप धारा 126 की तुलना 128 के साथ करें तो यह अंतर स्पष्ट हो जाएगा। धारा 126 यह अधिनियमित करती है कि हर प्रांत के कार्यकारी प्राधिकार का उपयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे कि संघ के कार्यकारी प्राधिकार के प्रयोग में बाधा न आए या उसके प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और संघ का कार्यकारी प्राधिकार एक प्रांत को ऐसे निर्देश दे सकेगा जैसा कि उस उद्देश्य के लिए संघीय सरकार आवश्यक समझती है। धारा 128 एक ऐसी धारा है जो संघीकृत राज्य के विषय में इसी प्रकार का नियम बनाती है, लेकिन इन दोनों धाराओं के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। धारा 126 कहती है कि संघ का कार्यकारी प्राधिकार एक प्रांत को इस प्रकार के निर्देश दे सकता है जैसा कि संघीय सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक लगता है, जबकि धारा 128 ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं करती। इसका अर्थ यह है कि संघ के पास अंतर्निहित कार्यकारी प्राधिकार नहीं है जो संघीकृत राज्य के शासक को राज्य का ऐसा कार्यकारी प्राधिकारी प्रयुक्त करने से रोक सके जो संघ के कार्यकारी प्राधिकार को बाधित करता है अथवा प्रतिकूल असर डालता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। ऐसा प्राधिकार संघ की बजाय गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया है जो वास्तव में विधि के अनुसार संघीय सरकार से भिन्न है, और गवर्नर जनरल शासक को ऐसे निर्देश देने के लिए सक्षम है जिन्हें वह उचित समझता है। एक और अंतर भी द्रष्टव्य है। धारा 126 के अंतर्गत अब एक प्रांत के गवर्नर को निर्देश दिए जाते हैं तो वह उन्हें मानने के लिए बाध्य है। वह निर्देशों की आवश्यकता के विषय में पूछ सकता है। एक राज्य के शासक के विषय में स्थिति बिल्कुल भिन्न है। वह ऐसे निर्देश के बारे में सवाल कर सकता है और मामले को संघीय न्यायालय में मध्यस्थता हेतु ले जा सकता है, क्योंकि धारा 128 की उपधारा में विहित प्रावधान के अनुसार अगर इस धारा के अंतर्गत कार्यकारी प्राधिकार एक राज्य में प्रयोग तब है ऐसे किसी भी विषय में अथवा उस सीमा तक की जिसमें इस प्रकार वह प्रयोग तब है, यह प्रश्न संघ अथवा शासक के अनुरोध पर संघीय न्यायालय के समक्ष उस न्यायालय द्वारा निपटारे हेतु ले जाएगा। वित्त के संबंध में अब वित्त के सवाल पर आते हैं। प्रांतों और राज्यों के मध्य एक सुस्पष्ट असमानता है। संघ का प्रांतों और राज्य के ऊपर कराधान प्राधिकार का मामला ले लीजिए। यह ध्यान रहे कि संघ के राजस्व जिन स्रोतों से प्राप्त होते हैं वे दो प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत आते हैं। एक वे जो कराधान के अंतर्गत आते हैं और दूसरे वे जो कराधान के अंतर्गत नहीं आते हैं। जो कराधान के अंतर्गत नहीं आते हैं उन्हें वह शीर्षों के अंतर्गत रखा जा सकता है। एक, संघीय सूची में सम्मिलित विषयों पर शुल्क। 2, डाक बचत बैंक सहित डाक सेवाओं से प्राप्त लाभ यदि कोई हो। 3, संघीय रेलवे के परिचालन सेवाओं से प्राप्त लाभ यदि कोई हो। 4, टकसाल और मुद्रा परिचालन से लाभ यदि कोई हो। 5, किसी आम संघीय उद्यम जैसे कि रिजर्व बैंक से लाभ यदि कोई हो। और 6, संघीकृत अथवा गैर संघीकृत राज्यों से सम्राट को सीधा अंशदान।
जहां तक भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत कराधान से प्राप्त राजस्व का प्रश्न है, वे दो शीर्षों में आते हैं, साधारण कराधान और असाधारण कराधान। साधारण कराधान में भिन्न स्रोतों से प्राप्त लेवी सम्मिलित है। 1 सीमा शुल्क, 2 निर्यात शुल्क, 3 उत्पाद शुल्क, चौथा नमक, 5वां निगम कर, 6वां आय कर कृषि को छोड़कर और 7 संपत्ति कर जैसे कि व्यक्तिगत परिसंपत्तियां अथवा संपत्ति के पूंजीगत मूल्य पर कर। असाधारण राजस्व निम्न शीर्षों के अंतर्गत आता है। 1 आय कर पर अधिभार, 2 उत्तराधिकार करों पर अधिभार, 3 रेल अथवा हवाई जहाज द्वारा ले जाए जाने वाले माल अथवा यात्रियों पर लगाए जाने वाले टर्मिनल टैक्स तथा रेल भाड़े में समस्त करों पर अधिभार और 4 स्टाम्प ड्यूटी आदि पर अधिभार। अब जबकि प्रांत इनमें से किसी भी शीर्ष के अंतर्गत कराधान वहन करने के लिए बाध्य है, चाहे वह कराधान साधारण किस्म का हो या असाधारण किस्म का। राज्यों के संबंध में यह सच नहीं है। उदाहरणतः राज्य साधारण समय में असाधारण करों को चुकाने के लिए उत्तरदायी नहीं, जो शीर्ष 6 और 7 के अंतर्गत आते हैं, जबकि प्रांत इसके लिए बाध्य है। असाधारण कराधान के विषय में राज्य आर्थिक संकट के दिनों में भी जो कर मद 2, 3 और 4 के अंतर्गत लगाए जाते हैं, उन करों के लिए देनदार नहीं है, और जहां तक वे असाधारण राजस्व के स्रोत के शीर्षक के अंतर्गत अंशदान के लिए देनदार भी हैं, वहां यह प्रमाणित किया जाना चाहिए कि सभी प्रकार की अनियमित वैधता बरती गई है। वित्तीय दृष्टि से राज्यों और प्रांतों में एक और भेद भी है। अधिनियम में प्रांतीय सरकारों के लिए कराधान का क्षेत्र परिभाषित कर दिया गया है। एक प्रांतीय सरकार अधिनियम में वर्णित स्रोत के अलावा अन्य किसी स्रोत से राजस्व प्राप्त नहीं कर सकती। राज्यों के बारे में यह बात लागू नहीं होती। भारत सरकार अधिनियम में ऐसी कोई बात नहीं है जो संघीकृत राज्य की कराधान प्रणाली से संबंधित शक्तियों को परिभाषित करती हो। आंतरिक प्रशासन के लिए राजस्व प्राप्ति हेतु यह किसी भी प्रकार का कराधान कर सकती है और पड़ोसी प्रांत के क्षेत्र से अपने यहाँ आने वाले सामान पर सीमा शुल्क भी लगा सकती है। यद्यपि यह सीमावर्ती प्रांत संघीय सरकार की ही एक इकाई है, जिसका कि संघीकृत राज्य भी एक इकाई है। भारतीय संघ का यह एक अत्यंत असाधारण लक्षण है, साथ ही यह अत्यंत बुरे लक्षणों में से एक है। संघ के नतीजों में एक यह है, चाहे उसका मूल उद्देश्य यह न हो कि संघ के सीमा क्षेत्र में वाणिज्य और व्यापार को स्वतंत्रता हो। इतिहास में ऐसा कोई संघ नहीं है जिसने संघ की एक इकाई को अंतर्राज्यीय वाणिज्य रोकने की नीयत से सीमा शुल्क लगाने अथवा अन्य प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी हो। इस नियम का भारतीय संघ अपवाद है और यह भारतीय संघ का एक लक्षण है जो उसे अन्य संघों से सुस्पष्ट विरोधाभास के रूप में खड़ा करता है, जिससे कि आज सभी लोग परिचित हैं। संघीय संविधान की यह विशेषता यह है कि यद्यपि संघ में सम्मिलित क्षेत्र विभिन्न इकाइयों में बटा होता है, तथापि वे एकल क्षेत्र बनाते हैं। हर कीमत पर सीमा शुल्क के लिए समस्त क्षेत्र एक एकल इकाई मानी जाती है। हर संघीय संविधान में एक इकाई द्वारा दूसरी के विरुद्ध व्यापार और सीमा शुल्क बाधाओं को रोकने हेतु शक्तियों और निषेधों का प्रावधान है। अमेरिका का संविधान अनुच्छेद 2 की धारा 9 के अंतर्गत एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य में माल के आयात अथवा निर्यात को रोकने पर निषेध लगाता है अथवा राज्य की सीमा में माल के आने या बाहर जाने पर आयात निर्यात शुल्क लगाने से रोकता है। अनुच्छेद 2 की धारा 8(3) संघीय सरकार को संघ के राज्यों के मध्य वाणिज्य और व्यापार को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करती है। ऑस्ट्रेलिया में उसके
संविधान की धारा 92 के अनुसार राज्य और संघीय सरकार दोनों अपनी विनियमन की शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करने के लिए बाध्य है कि संविधान की धारा 92 में प्रदत्त मूल गारंटी की अवहेलना न हो, और यह कि राज्यों के मध्य व्यापार और वाणिज्य, चाहे वह आंतरिक परिवहन अथवा सामुद्रिक नौ परिवहन द्वारा हो, पूर्ण स्वतंत्र होगा। कनाडा में धारा 121 के अंतर्गत किसी भी प्रांत के समस्त विकास के समान पैदावार अथवा उत्पादन संघ के प्रत्येक प्रांत में निःशुल्क प्रवेश के अधिकारी होंगे। भारतीय संविधान में संघ के अंतर्गत वाणिज्य और व्यापार संबंधी प्रावधान धारा 297 में विहित है। यह इस प्रकार है: 1. किसी भी प्रांतीय विधानमंडल या सरकार को का प्रांतीय विधानमंडलीय सूची में प्रांत के अंतर्गत वाणिज्य और व्यापार विषयक प्रविष्टि की महत्ता से अथवा उस सूची में माल के उत्पादन, प्रदाय और वितरण से संबंधित प्रविष्टि के कारण कोई कानून पारित करने अथवा कोई कार्यकारी कदम उठाने अथवा प्रांत के किसी की श्रेणी या किस्म के माल को अंदर प्रवेश या निर्यात करने से निषिद्ध और प्रतिबंधित करने की शक्ति प्राप्त नहीं होगी, अथवा ख. इस अधिनियम में किसी भी कारण से किसी प्रकार के कर, उपकर, चुंगी लगाने अथवा बकाया वसूलने की शक्ति प्राप्त होगी, अगर उसके कारण प्रांत में निर्मित अथवा उत्पादित वस्तुओं और प्रांत में निर्मित अथवा उत्पादित न होने वाली उसी प्रकार की वस्तुओं के बीच पहले के पक्ष में भेदभाव उत्पन्न होता हो, और जिससे प्रांत से बाहर निर्मित अथवा उत्पादित वस्तुओं के मामले में एक स्थान में निर्मित अथवा उत्पादित वस्तुओं तथा दूसरे स्थान में निर्मित अथवा उत्पादित उसी प्रकार की वस्तुओं के बीच भेदभाव उत्पन्न हो। 2. कोई भी कानून जो इसके उल्लंघन में पारित किया गया हो, उल्लंघन की सीमा तक अमान्य होगा। अब इस धारा की शर्तों के अनुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रांतों तक ही सीमित है। इसका अर्थ है कि देशी राज्य प्रांतों से आने वाले माल के प्रवेश को पूर्णतः रोकने में स्वतंत्र है, अथवा उन पर सीमा शुल्क लगा सकते हैं। यह एक संघीय शासन की मूल भावना के विपरीत है। संघ की एक इकाई को दूसरी इकाई के विरुद्ध व्यापारिक युद्ध की इजाजत देना संघ को नकारने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। संघ के अंतर्गत जनता का संबंध। इस प्रश्न पर विचार करने से पूर्व यह आवश्यक है कि कतिपय विशिष्टताओं को स्पष्ट कर दिया जाए। राज्य और समाज बहुधा ऐसे प्रस्तुत किए जाते हैं जैसे कि दोनों में विरोधाभास हो, लेकिन राज्य और समाज के मूल स्वरूप में कोई विभेद नहीं है। यह सही है कि राज्य की पूर्ण शक्तियां विधि द्वारा संचालित होती हैं, जबकि समाज अपनी पूर्ण शक्तियों के प्रवर्तन हेतु धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं पर आधारित होता है। लेकिन तथ्य यही है कि दोनों को बल प्रयोग की पूर्ण शक्तियां प्राप्त है, अतएव राज्य और समाज में कोई विरोध नहीं है। दूसरे जिन व्यक्तियों से समाज बनता है, वही व्यक्ति राज्य के भी सदस्य होते हैं। इस दृष्टि से भी राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं है। यद्यपि दोनों में एक अंतर है, लेकिन वह दूसरी किस्म का है। हर व्यक्ति जो समाज का सदस्य है यद्यपि दोनों में एक अंतर है, लेकिन वह दूसरी किस्म का है। हर व्यक्ति जो समाज का सदस्य है और इसमें अधिवास करता है, यह आवश्यक नहीं है कि वह राज्य का भी सदस्य हो। वे जो सिर्फ राज्य की सीमा के अंतर्गत अधिवास करते हैं, जरूरी नहीं कि राज्य के सदस्य हो। जो राज्य से संबंध रखते हैं और जो संबंध नहीं रखते, उनके बीच यह भेद बहुत ही निर्णायक है और इसे भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम महत्वपूर्ण हैं। जो राज्य से संबंधित रखते हैं
वे सदस्य होते हैं और उन्हें सदस्यता से लाभ प्राप्त होते हैं, जिनमें राज से मिलने वाले संपूर्ण अधिकार और कर्तव्य शामिल हैं। कर्तव्य की दृष्टि से यह संबंध प्रजा शब्द से भलीभांति जाना जाता है। अधिकारों की दृष्टि से इसे नागरिक शब्द से अच्छी तरह परिभाषित किया गया है। इस विभेद में यह परिणाम निहित है कि राज्य में बिना इससे संबंध रखे अधिवास करते हैं, उन्हें सदस्यता का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, जिसका अर्थ है कि वे विदेशी हैं, नागरिक नहीं। सिद्धांततः एक राज्य के नागरिकों और विदेशियों के बीच भेद करने की समस्या एक मामूली सी समस्या जान पड़ती है, वास्तव में लगभग एक यांत्रिक समस्या। एक एकात्मक राज्य के विषय में यह खास तौर पर सच है, और यहाँ एक साधारण प्रश्न उठता है कि उस राज्य का किसी एक तथा समस्त विदेशी राज्यों से क्या संबंध है। एक संघीय राज्य में यह मामला इस तथ्य से उलझनपूर्ण है कि हर व्यक्ति के दोहरे संबंध होते हैं। एक और वह संपूर्ण रूप में संघीय राज्य से विशेष संबंध रखता है, और दूसरी ओर उस राज्य से उसके विशेष संबंध होते हैं जिसमें वह अधिवास करता है। अतः जिस क्षण संघीय राज्य में एक व्यक्ति की हैसियत परिभाषित करने की कोशिश की जाती है, उसी समय एक ही नहीं वरन कई प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। इस व्यक्ति का संघीय राज्य से किसी एक और सभी विदेशी राज्यों के मुकाबले क्या संबंध है? इस व्यक्ति का उस राज्य से क्या संबंध है जिसमें वह अधिवास करता है? साथ ही क्या यह संभव है कि व्यक्ति एक राज्य का नागरिक तो हो पर संघीय राज्य का नागरिक ना हो? ऐसे प्रश्न कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में नहीं उठे जब वे संघ बने। कारण यह था कि जो व्यक्ति अपनी संबंधित इकाइयों में अधिवास कर रहे थे, वे जन्मजात ब्रिटिश प्रजाजन थे। यह हैसियत उनके साथ तब भी बनी रही जब संघ अस्तित्व में आया। संघ बनने पर संघ को नागरिककरण की शक्तियां प्राप्त हुई, और फलस्वरूप हर व्यक्ति जिसे संघ द्वारा नागरिकता प्राप्त हुई, संघ का नागरिक बन गया और इसलिए इसकी हर इकाई का भी सदस्य बन गया। ऐसे प्रश्न संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और जर्मनी में भी उठे, क्योंकि संघ से पूर्व उनकी सभी इकाइयां विदेशी राज्य थे और उनके प्रजाजन विदेशी प्रजाजन थे। लेकिन यह विशेष ध्यान देने योग्य है कि इन सब मामलों में संघ के एक हिस्से के रूप में एक समान नागरिकता स्थापित की गई थी। एक ऐसा नियम बनाया गया जिसके अंतर्गत यह स्वीकार किया गया कि एक इकाई की नागरिकता अपने साथ संघ की नागरिकता लाती है। भारतीय संघ का मामला संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और स्विट्जरलैंड से मिलता जुलता है। एक देशी राज्य की प्रजा ब्रिटिश भारत और साथ ही साथ किसी भी अन्य देशी राज्य में विदेशी है। ब्रिटिश भारतीय प्रांत का निवासी हर देशी राज्य में विदेशी है। इस मामले में भारतीय संघ क्या करता है? क्या यह सभी इकाइयों को समान नागरिकता प्रदान करता है जो संघ के सदस्य बन गए हैं? उत्तर है नहीं। ब्रिटिश भारत का निवासी हर देशी राज्य में विदेशी माना जाएगा, यद्यपि यह संघ की स्थापना के बाद एक संघीय राज्य है। जैसे कि वह संघ की स्थापना के पूर्व था, उसी प्रकार एक संघीकृत देशी राज्य की प्रजा संघ के बाद हर ब्रिटिश भारतीय प्रांत में विदेशी रहेगी, जैसे कि वह संघ के पूर्व थी। यह एक समान नागरिकता नहीं है। संघ का पूर्ण सिद्धांत है कि एक संघीकृत राज्य का शासक रहेगा और उसके प्रजाजन उसके प्रजाजन रहेंगे, तथा सम्राट संघीकृत प्रांतों का शासक होने के नाते प्रांतों का शासक रहेगा और उसके प्रजाजन उसके प्रजाजन रहेंगे। नागरिकता का यह अंतर दो विशेष तरीकों से व्यक्त होता है। प्रथमतः यह सेवा के अधिकार के मामले में अभिव्यक्त होता है। सम्राट के अधीन संघ की स्थापना होने के कारण जो व्यक्ति सम्राट के प्रजाजन है, वे ही इसके अंतर्गत सेवा करने के अधिकारी है। इसे धारा 262 के अंतर्गत माना गया है।
वास्तव में यह राज्य के प्रजाजनों के साथ एक अन्याय है। इस अन्याय को रोकने के लिए जो नागरिकता के अंतर के फलस्वरूप एक तार्किक परिणति है, भारत मंत्री को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह देशी राज्यों के प्रजाजनों को संघ के अंतर्गत नौकरी योग्य घोषित करे। यह एक विसंगतिपूर्ण स्थिति है, और यद्यपि देशी राज्यों के प्रजाजनों के प्रति अन्याय को कम कर दिया गया है, देशी राज्यों में रोजगार के अधिकार के मामले में ब्रिटिश भारत के प्रजाजनों के प्रति अन्याय अभी कायम है, क्योंकि देशी राज्य यह घोषित नहीं करते कि ब्रिटिश भारत के प्रजाजन उनके अंतर्गत सेवा करने के पात्र होंगे। संघ के बावजूद इस प्रकार की विसंगति होना यह प्रदर्शित करता है कि संघ एक सनक है। दूसरे अनुसूची 4 में विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण के स्वीकृत प्रारूप से नागरिकता का यही अंतर स्वयं स्पष्ट झलकता है। वह सदस्य जो ब्रिटिश प्रजाजन है, उसके मामले में शपथ का प्रारूप निम्न प्रकार है। मैं आमुख इस परिषद या विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने अथवा नामित या नियुक्त होने पर सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ अथवा प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं महामहिम भारत सम्राट, उसके वारिसों और उत्तराधिकारियों के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और अपने कर्तव्य का विश्वास पूर्वक पालन करूंगा जिसके लिए यहाँ प्रवेश ले रहा हूँ। उस व्यक्ति के मामले में जो कि एक देशी राज्य का नागरिक है, शपथ का प्रारूप निम्न प्रकार होगा। मैं अमुक इस परिषद या विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने या नामित अथवा नियुक्त होने पर सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ अथवा प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं सीडी उसके उत्तराधिकारियों के प्रति निष्ठावान रहते हुए इस परिषद विधानसभा के सदस्य के नाते महामहिम भारत सम्राट, उनके वारिसों और उत्तराधिकारियों के प्रति विश्वास पात्र रहूंगा और मैं अपने कर्तव्य का पालन विश्वास पूर्वक करूंगा जिसके लिए यहाँ प्रवेश ले रहा हूँ। देशी राज का नागरिक, जैसा कि शपथ के प्रारूप से स्पष्ट है, दोहरी निष्ठा प्रकट करता है। उसे राज्य के शासक और सम्राट दोनों के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती है। सामान्यतः ऐसी स्थिति अमेरिका से बहुत अधिक भिन्न नहीं है। अमेरिका में एक व्यक्ति संघ का भी नागरिक होता है तथा राज्य का भी, और दोनों शक्तियों के प्रति निष्ठावान होता है। हर शक्ति को अपनी आज्ञा पालन कराने का अधिकार है, लेकिन किसी विवाद की स्थिति में किसकी आज्ञा का पालन किया जाए, इस संबंध में आप दोनों के बीच अंतर पाएंगे। इस प्रश्न पर ब्राइस का मत है, राज्य का आज्ञा पालन कराने का अधिकार जिन विषयों में उसका दखल है बहुत विस्तृत है। प्रथम दृष्टि में राज्य का हर कानून, राज्य के सक्षम प्राधिकारी का हर आदेश नागरिक को नियंत्रित करता है, जबकि राष्ट्रीय सरकार को सीमित शक्ति प्राप्त होती है। यह विधि निर्माण कर सकती है अथवा कुछ खास उद्देश्यों के लिए या खास नागरिकों पर नियंत्रण रख सकती है, लेकिन अपनी शक्तियों की सीमा में राज्य से इसका प्राधिकार बड़ा होता है, जिसे राज्य की अवहेलना का जोखिम उठाते हुए भी माना जाना चाहिए। एक राज्य विधानमंडल अथवा राज्य की कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान से अथवा राष्ट्रीय सरकार के किसी कार्य से टकराती है जिसे कि संविधान के अंतर्गत किया गया है, जो वास्तव में राज्य सरकार की कार्रवाई नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार कानूनी तौर पर संविधान के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती, लेकिन गलत तौर पर उन कुछ व्यक्तियों की कार्रवाई है जो कि सरकार की तरह कार्य करते हैं। इसलिए तथा ऐसी कार्रवाई न्यायिक रूप से अमान्य है। जो व्यक्ति राज्य के प्राधिकारी के आदेशों का सहारा लेकर संघ की प्राधिकार की अवज्ञा करते हैं, वे केंद्र सरकार के विरुद्ध विद्रोही हैं। उन्हें केंद्र सरकार द्वारा कुचल देना चाहिए। ऐसे विद्रोहियों का पीड़न राज्य विरुद्ध कार्रवाई नहीं
वरन ऐसे व्यक्तियों के प्रति जो संगठित रूप से गलत कार्य करते हैं। एक राज्य न पृथक हो सकता है न विद्रोह कर सकता है, इसी प्रकार इसका प्रपीड़न भी नहीं किया जा सकता। क्या निष्ठा संबंधी विवाद होने पर भारत में संघीय सरकार ऐसे कदम उठा सकती है जो कि एक संघीय सरकार कर सकती है? निसंदेह ऐसा नहीं किया जा सकता। इसका मामूली सा कारण है कि सम्राट के प्रति निष्ठा शासक के प्रति निष्ठा का बचाव करती है। यदि यह एक खतरनाक स्थिति नहीं तो बहुत दुखद अवश्य है। संघीय ढांचे की शक्ति। देश में जो सरकार संपूर्ण राष्ट्र की एकीकृत इच्छा के अनुरूप व्यक्त कर सकती हो और काम कर सकती हो, वास्तव में सबसे दृढ़ सरकार है जो कि होनी चाहिए। और आपातकाल में केवल एक मजबूत सरकार पर क्रियाशील रहने के लिए भरोसा किया जा सकता है। उस सरकारी व्यवस्था की कार्यकुशलता बहुत कमजोर होती है जहां एक देश में कई सरकारें कार्य करती हैं, जिनसे शक्ति के अलग अलग केंद्र बन जाते हैं, जिनमें अलग अलग राजनीतिक संस्थाओं का समावेश होता है और राष्ट्र की शक्ति अलग अलग हिस्सों में प्रभावित होती है, जिसका व्यक्तियों की तुलना में केंद्रीय सरकार की इच्छा के मुकाबले प्रतिरोध अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि ऐसी संस्थाओं में प्रत्येक को स्वयं एक सरकार मिली होती है, जिन्हें राजस्व, सैन्य और स्थानीय देशभक्ति की भावना जोड़े रहती है। पहले मामले में सरकार का स्वरूप एकात्मक होता है, दूसरे मामले में सरकार का स्वरूप संघीय होता है। भारतीय संघ इस तथ्य के कारण कि यह एक संघ है, सरकार के संघीय स्वरूप की सभी कमजोरियां रखता है, लेकिन भारतीय संघ में कुछ और अधिक कमजोरियां हैं जो अन्य संघों में नहीं मिलती, जिनकी वजह से वे इसे पूरी तरह कमजोर करती हैं। भारतीय संघ की संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ से तुलना की जाए, ब्राइस के कथनानुसार राष्ट्रीय सरकार का हर राज्य के नागरिकों पर सीधा और आसन प्राधिकार है, जिसका प्रयोग राज्य संगठनों के जरिए नहीं होता, न उसके लिए राज्य सरकार की मदद की आवश्यकता होती है। अधिकतर मामलों में राष्ट्रीय सरकार राज्यों की उपेक्षा करती है और नागरिकों को अपने कानून से समान रूप से बंधा हुआ मानती है। संघीय न्यायालय, राजस्व अधिकारी और डाकखाने राज्य के किसी भी अधिकारी की सहायता नहीं लेते, वरन सीधे वाशिंगटन पर निर्भर करते हैं। संघीय मामलों में कोई स्थानीय स्वशासन नहीं होता। संघीय प्राधिकार, चाहे कार्यकारी हो अथवा न्यायिक, एक राज्य के नागरिक पर अपने निजी अधिकारियों के जरिए सीधे कार्रवाई करता है, जो कि राज्य कर्मचारियों से बिल्कुल भिन्न और स्वतंत्र होते हैं। उदाहरणार्थ, वाशिंगटन स्थित वित्त विभाग के आदेशानुसार संघीय सीमा शुल्क समाहर्ता और आबकारी अधिकारियों द्वारा संघीय परोक्ष कर तटीय क्षेत्रों और पूरे देश में लागू किए जाते हैं। अमेरिका के मार्शल संघीय न्यायालय के निर्णयों का पालन कराते हैं, जो कि किसी प्रकार पूरे देश में फैले हुए हैं और सहायकों का अमला रखते हैं। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान है, क्योंकि इससे केंद्रीय राष्ट्रीय सरकार के लिए हर जगह लोगों पर उंगली रखना संभव होता है। वह अपने कानून बना सकती है और अपने विधिवत संगठित अभिकरणों के आदेशों का आदर कर सकती है, चाहे राज्य जिसकी की सीमा में वह कार्य करती है हृदय से स्वामी भक्त है या नहीं, और चाहे वह कानून जिसे वहां लागू किया जा रहा है लोकप्रिय है अथवा हानिकारक। पूरे देश में राष्ट्रीय सरकार का संगठन इस तरह बिखरा होता है जैसे धमनियां पूरे शरीर में फैली होती हैं, केंद्रीय कार्यपालिका से हर बिंदु को सीधे जोड़े हुए। इसमें से एक भी चीज भारतीय संघ के विषय में निश्चय पूर्वक नहीं कही जा सकती। यह एक आश्रित सरकार है और इसका लोगों से सीधा संबंध नहीं है। संयुक्त राज्य में राज्यों को राज्यों के रूप में केंद्रीय सरकार में कोई स्थान प्राप्त नहीं है, और यद्यपि राज्यों द्वारा संघीय विधानमंडल के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाता है,
केंद्र के राजनीतिक कार्य राज्य से संबंध नहीं रखते। समूहों में राज्यों का कोई संयोजन नहीं है और राज्यों में यह प्रचलन भी नहीं है कि वे आधिकारिक तौर पर अपने राज्य संगठनों को संयोजित करें। भारतीय संघ कितना भिन्न है। राज्यों को विधि सम्मत मान्यता प्राप्त है, उन्हें विधि सम्मत विमुक्ति और विधि से उन्मुक्ति मिली हुई है। यहाँ इन विमुक्तियों और उन्मुक्तियों के कारण राज्यों और प्रांतों द्वारा संयुक्त कार्रवाई और प्रतिकार की प्रबल संभावना है। यह एक दूसरा कारण है जो इस धारणा को जन्म देता है कि भारतीय संघ में बहुत कम जीवन शक्ति है।